हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है चित्तरंजन दास जी को लेकर। चित्तरंजन दास जी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CR दास। आपने ये नाम सुना होगा जब आपने मॉडर्न इंडिया की क्लास हमसे पढ़ी होगी, और मॉडर्न इंडिया में भी जब आप असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि CR दास जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी या कहें मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, ये चीज़ आपने सुनी होगी। बाकी स्वराज पार्टी का क्या योगदान रहा है, इन्होंने कांग्रेस के साथ में मिलकर क्या भूमिका निभाई या कांग्रेस से अलग ले रहकर कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ये चीज़ें आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो। आपसे जो प्रश्न यूपीएससी पूछेगी वो CR दास जी के लेकर अलग अलग इनके योगदान पे क्वेश्चन पूछेगी कि इनका अरविंद घोष से क्या संबंध था। ठीक है, इनका जो कई सारे षड्यंत्र कांड हुए, केसेस हुए, उन पे इनका क्या योगदान था। ठीक है, साथ ही इनकी जीवनी का क्या नाम है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। बाकी आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप हमको बताइए कि 5 नवंबर को किसका बर्थडे मनाया जाता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देश बंधु की उपाधि किसे दी जाती है। ठीक है, तो चित्तरंजन दास जी को दी जाती है देश बंधु की उपाधि। और एक और प्रश्न जो आप हमेशा पढ़ते हो, है ना, जैसे आप देखते होगे कि लोकमान्य की उपाधि मिली है। ठीक है, कुछ लोगों को आप देखोगे लोकहित की उपाधि मिली है। ठीक है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकमान्य की उपाधि और लोकहित की उपाधि किसको दी गई। जैसे देश बंधु है ना चित्तरंजन दास जी को, तो वैसे ही ये उपाधियां किसके लिए। अब यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा कि इसका क्या अर्थ है, क्या नहीं अर्थ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अलीपुर जो बम केस था, ठीक है, उसमें इन्होंने अरविंद जो घोष थे उनका बचाव किया था। यहाँ पर जो एक प्रश्न बन सकता है ना, वो बन सकता है इन केसेस के सीक्वेंसिंग को लेकर। जैसे पूछा जा सकता है कि लाहौर षड्यंत्र केस है ना, कि क्रम क्या है, मेरठ षड्यंत्र केस का क्रम क्या है, कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, अलीपुर बम केस कब हुआ, इनके सीक्वेंसिंग को लेकर आएगा। और ये प्रश्न आ चुका है नेट JRF में। ठीक है, तो जब आप हमसे क्विज की सीरीज कर रहे होंगे और क्विज की सीरीज में जब हम आपको मॉडर्न इंडिया के क्विज आपको कवर करा रहे होंगे तो वहाँ पर हम आपको इन सीक्वेंसिंग को कवर करा देंगे। क्लियर हो गई बातें। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस बेसिक यहाँ पे याद कर लो कि हाँ ढाका हो या अलीपुर हो, ये दोनों आगे पीछे हुए, मतलब 1908 और 10 के आसपास। ठीक है, बाकी ये बेसिक चीज़ें कि गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच करने वाली एक समिति बनी थी जो गैर आधिकारिक थी, उसके ये हिस्सा थे। असहयोग आंदोलन का इन्होंने शुरू में तो साथ दिया था, बाद में इन्होंने इसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि गांधी जी ने चौरी चौरा को बेस बनाकर पूरे के पूरे असहयोग को वापस ले लिया। क्या केवल चौरी चौरा ही मेन था? ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो हम मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाते हैं। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट बात जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1922 के जो गया अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो प्रश्न आ सकता है कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जो 1922 में हुआ था। ठीक है, तो आप बता देना। फिर बात आती है इनकी जीवनी है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ CR दास। अब नाम से समझ जाओगे कि CR दास को लेकर है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न कैसा बनेगा। जैसा कि 1996 वगैरह में प्रश्न आए हुए हैं, तो वैसा प्रश्न कैसे बनेगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनको देश बंधु की उपाधि दी जाती है, ये जलियांवाला, ऐसे पूरी एक स्टोरी आएगी कि इनको देश बंधु की उपाधि दी जाती है, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनी गैर आधिकारिक जांच समिति में भी हिस्सा लिया था, साथ ही ये कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए थे। निम्न में से कौन? ठीक है, तो अधिकांश बच्चा यही सोचेगा कि यार CR दास तो नहीं हो सकते हैं, कोई और होगा। तो ये ध्यान रखना ये ही थे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगला हमारा आर्टिकल है अल्जीरिया को लेकर। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अल्जीरिया की लोकेशन को लेकर, कर्क रेखा मकर रेखा के साथ में संबंध को लेकर, और साथ ही अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और लीबिया के साथ बना हुआ एक जो संघ है जिसको हम बोलते हैं मगरिब संघ। ठीक है, अरब मगरिब संघ, उसको लेकर।
बाकी आपसे यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भारत की इसकी प्राचीनता कैसी रही है, कैसे संबंध रहे हैं, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आइलैंड देख लो, अभी मैं आपको गूगल में भी दिखा दूंगा, मतलब लाइव लोकेशन भी। कैनरी आइलैंड है यहाँ पे, यहाँ मेडेरा है और यहाँ एजोरस है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सबके सब कहाँ पे, अटलांटिक में। ठीक, अब बात आती कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे यहाँ के सीडीएस हैं वो यहाँ की यात्रा किए हैं और एक समझौता किए हैं। यूपीएससी ने 2024 के प्रश्न पत्र में सीडीएस को लेकर प्रश्न पूछा है कि सीडीएस क्या है, इनकी क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होता है। आप बैक ईयर का पेपर देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, खास बात क्या है कि जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया वो 21 जून 2024 को, वो अल्जीरिया के ही जो प्रसिद्ध गार्डन है ना, या अब अल्जीरिया के प्रसिद्ध जार्डिन डी एसाइडू हम्मा उद्यान जो वहाँ का गार्डन है वहाँ पे मनाया गया। ठीक है, कई सारे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 1962 में भारत ने राजनयिक संबंध बनाए थे या 61 में। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल था। आप में से कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि गुटनिरपेक्ष या कहें नैम क्या है, नॉन अलायंस मूवमेंट। आगे वैसे मैंने दिया है लेकिन यहाँ बेसिक एक आपको आइडिया दे दूँ। हुआ क्या था कि 1945 के बाद जो विश्व था वो दो धड़ों में बट गया था। एक धड़ा था जिसको बोलते थे नाटो, और इस नाटो के धड़े में आधा यूरोप या कह सकते हो पूरा यूरोप और अमेरिका शामिल था। ठीक है, और एक धड़ा था इसको बोलते थे वारसा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी। उस समय क्या था कि ये जो वारसा था, वारसा पैक्ट भी जानते हैं, ये था यूएसएसआर के अंतर्गत, मतलब रसिया के अंतर्गत। इसमें चाइना, रसिया, ठीक है, और कोरिया जैसे जो देश हैं, है ना, ये सब शामिल थे। क्लियर हो गई बातें। तो ये पूरी की पूरी दुनिया को जब दो भागों में बांट दिया गया तो लोगों ने उम्मीद की कि कोई इसमें शामिल होगा या तो इसमें शामिल होगा। लेकिन जो नव आज़ादी वाले देश थे जिन्होंने अभी हाल ही में आज़ादी पाई थी 1948 के बाद से लेकर, उन्होंने ना तो नाटो को चुना और ना ही वारसा को चुना। उन्होंने कहा कि हम ना तो इस अलाइन का मूवमेंट होंगे ना इस अलाइन का, हम अपना खुद का एक अलाइन बनाएंगे जो कि नॉन अलाइन होगा। मतलब यदि हमें कल नाटो से ज़रूरत पड़े, नाटो के देशों से, उनसे भी संबंध बनाएंगे, और यूएसएसआर से बने तो उनसे भी संबंध बनाएंगे। मतलब हमारी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसी को नाम दिया गया नाटो, या इसी को नाम दिया गया नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। इनमें खास तौर पे जो अफ्रीकी कंट्री थे वो थे, इंडिया था, और जो हमारे टर्की वगैरह रीजन के देश थे वो इसमें शामिल थे। क्लियर हो गई बातें। तो इतनी चीज़ें आपको पता हो। बाकी ये मागरेब की साझेदारी को लेकर यहाँ पे मतलब भारत के लिए अल्जीरिया महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैं मागरेब आपको आगे पढ़ा दूंगा कि मागरेब क्या है। ठीक है, या तो मागरेब आप पहले देख लो। इसको बोलते हैं अरब मगरिब संघ। ठीक है, AMU अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नहीं। ठीक है, ये अरब मगरिब संघ है। ठीक, खास बात यह है कि इसमें ये सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, मारिटानिया, ठीक है, अल्जीरिया आपका, ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, और कह सकते हैं वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा मान लो वो मोरक्को के रीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता हो कि 5 राज्य आते हैं। अल्जीरिया आता है, लीबिया आता है, मॉरिटानिया आता है, मोरक्को आता है, ट्यूनीशिया आता है। अब कमेंट बॉक्स में बताओ इनमें से कौन कौन से देश हैं जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। या आप ये भी बता सकते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कैसे कौन कौन से देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, और जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है कि सदस्यों की परिसंपत्तियों की बात करना, अंतर्राष्ट्रीय संवाद में शामिल होना, ये चीज़ें नहीं। अब बात आ रही होगी आपके मन में कि मगरिब का मतलब क्या है। ठीक है, मगरिब राज्यों का, तो ये वास्तव में इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो 5 क्षेत्र हैं यहाँ पर तेल, गैस और फास्फेट के बहुत महत्वपूर्ण भंडार हैं। तो इन भंडारों को ध्यान में रखकर इनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मार्केट में बूम लाना है, कैसे दुनिया में इसकी सप्लाई चेन को बढ़ाना है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने पांचों ने मिलकर एक संगठन बना लिया। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में।
मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इजिप्ट के, घाना के, इंडिया के, इंडोनेशिया के और यूगोस्लोवाकिया के। ये 5 वो पर्सन थे जिन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया, चाहे वो नासिर साहब हों, ठीक है, या क्वामे साहब हों, या जवाहरलाल नेहरू जी हों, है ना, या सुकर्णो हों, और या फिर टीटो हों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये वो 5 लोग थे जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट के गठन की शुरुआत की। शीत युद्ध का मतलब वही कोल्ड वॉर। पहले मैं जब छोटा था, या कह सकते हो जब मैं 10th में और 12 में पढ़ाई करता था, तो मुझे शीत युद्ध का मतलब नहीं पता था। अब गांव से पढ़ा हूँ तो इतना वहाँ टीचर थोड़ा ना बताते हैं, तो मैं सोचता था कि ये सर्दी में, ठंडी में लड़ा गया होगा, इसलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शीत युद्ध का मतलब है कि युद्ध की स्थिति रोज बनी रहे लेकिन युद्ध ना हो, मतलब केवल बातों की हवाबाजी हो, बातों से लड़ाइयाँ हो, जुबानी लड़ाई हो, लेकिन कोई हमला ना किया जाए, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाई जाएं, टेक्निक बनाई जाएं, स्पाई लगाए जाएं, जासूस लगाए जाएं, लेकिन युद्ध ना हो रियल में, ठीक, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। तो यही चीज़ें थी कि अमेरिका और सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए नेम की स्थापना की गई। कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया में 1955 के बांडुंग सम्मेलन के दौरान। तो बांडुंग कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ठीक है। पहला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। और एक और चीज़ बताऊं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि पहला 1961 में हुआ तो दूसरा 62 में होगा, फिर 63 में होगा, फिर 64 में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 2018 तक इसके 120 कंट्री मेंबर हो गए थे, ठीक है, जिसमें अफ्रीका से 53 थे, एशिया से 39 और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 26, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। संस्थापक नेताओं में बात करें तो यही जो मैंने आपको बता दिया, ठीक, तो आपको याद नहीं रखना है। कहने का अर्थ ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेम में केवल अफ्रीका और एशिया के ही देश शामिल हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोप के भी देश शामिल हैं, खासतौर पे बेलारूस और अजरबैजान, ठीक है। लैटिन अमेरिका के भी देश शामिल हैं, कैरेबियन कंट्री भी शामिल हैं। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि लैटिन अमेरिका कहाँ है, कैरेबियन कहाँ है, तो एक काम करते हैं, आपको पहले मैप ही दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस प्यारे भारत को जूम करेंगे और यहाँ से चलेंगे वेस्ट की ओर, ठीक है। अब जब वेस्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पे वो रीजन जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो सारे देश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा लीबिया, यहीं आपको मिलेगा अल्जीरिया, ये देखो ये लीबिया आपका मिल गया, ठीक है, ये आपका अल्जीरिया मिल गया, ये नाइजर मिल गया, ये माली मिल गया, मॉरिटानिया मिल गया, वेस्टर्न सहारा मिल गया, और ये मोरक्को रीजन आपका मिल गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ये ट्यूनीशिया ऊपर आपको मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको अजरबैजान की लोकेशन दिखा दें, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर, तो ये रीजन जो है ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ठीक। इनके बीच एक क्षेत्र है जिसको नगार्नो काराबेक रीजन बोलते हैं, वहाँ विवाद चलता है। मैपिंग की जब क्लासेस में कराऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये आपका जो सी है, ये कौन सा सी है? आपका कैस्पियन सी है, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सा सी है? ब्लैक सी, काला सागर, ठीक। मैं आपको लाइट में दिखा दूँ, नहीं कहोगे सर कहाँ सागर दिख रहा है, ये देखो ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब यहाँ से हम चलेंगे कहाँ पे? यहाँ से हम चलेंगे, पहले आपको वो दिखा देते हैं, ठीक है, बेलग्रेड वगैरह। तो ये देखो पोलैंड है, ठीक है, ये स्लोवाकिया, रोमानिया है, ठीक है, ये बुल्गारिया है नीचे यहाँ पे। ये मैप ऐसे देखते रहा करो हमेशा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको बार बार याद होती रहें। ये देखो पोलैंड है, वार्सा का रीजन, ठीक है, ऊपर फिनलैंड है, यहाँ बाल्टिक सी वगैरह है। अब आपको दिखाते हैं कैरेबियन कंट्री। तो यहाँ से क्या होगा कि आप ये पार करोगे अटलांटिक, ठीक है, और जो ही अटलांटिक पार करोगे तो ये जो आपका रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, ठीक है, इसके बीच के रीजन में ही लैटिन अमेरिका है और कैरिबियन कंट्री है। देखो ये जो रीजन है ना, ये जो बॉर्डर बनना है मैक्सिको के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, इनको बोलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री, ठीक है।
ध्यान से सुनना, इनको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिकन, कोस्टारिका वगैरह ये सब, ठीक। और ये जो कैरेबियन सी के पास लगते हैं, जैसे हैती, जमैका, है ना, क्यूबा, है ना, डोमिनियन रिपब्लिकन, ठीक है, प्यूर्टोरिको, ये सब कहलाते हैं कैरेबियन कंट्री। क्लियर हो गई बातें, ये ध्यान रखना। जैसे बारबाडोस है ना, त्रिनाड एंड टोबैगो हैं, ये सब कैरेबियन कंट्री, क्यों, क्योंकि कैरेबियन सी से लगते हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिखा देते हैं वही इंडोनेशिया वगैरह। वैसे मैंने आपको इंडोनेशिया वगैरह दिखा ही रखा है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे है भारत के ईस्टर्न पार्ट में, या कह सकते हो साउथर्न ईस्ट साउदर्न जो ईस्ट रीजन है वहाँ पे। तो ये मलेशिया, ये सिंगापुर, ये आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये लोकेशन सारी आपको मिल गई। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। इजिप्ट की लोकेशन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। इजिप्ट की लोकेशन आपको देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इजिप्ट है ना, अभी इसके प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे भारत में, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ा दी मगरिब रीजन की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है आर्टिकल हमारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ऑलरेडी यूपीएससी इस पे आपसे प्रश्न पूछ चुकी है कि एमपी लैट्स स्कीम क्या है, ठीक है। तो ये एमपी लैट्स, ये सांसदों से संबंधित स्कीम है, ठीक है। इसमें सांसद अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और ये पैसा जो सांसदों को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, संसद से, या कहें भारत सरकार देती है, ठीक है। जो संचित निधि होती है वहाँ से पैसा दिया जाता है ताकि डेवलपमेंट के कार्य किए जा सकें, ठीक। खास बात क्या है कि ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक का मतलब वो योजना जहां पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, मतलब 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक आपको मिलेगी केंद्र प्रायोजित योजना, उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें क्या हो सकता है, 100% पैसा में 60% हो सकता है केंद्र दे, 40% राज्य दे, या हो सकता है 40% केंद्र दे, 60% राज्य दे, या 20 और 80 कुछ भी हो सकता है। कहने मतलब वहाँ पे शेयर दोनों के होंगे, बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा का पूरा शेयर किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो संसद सदस्यों को मिलता है, एमपीज को मिलता है, जो हमारे यहाँ के 543 एमपी हैं, ठीक है। इसका क्रियान्वयन कौन करता है, इसका क्रियान्वयन नोडल जो विभाग होता है वो करता है। खासतौर पे जिला प्राधिकरण जो है वो इन चीज़ों को देखता है। मतलब आप जब कलेक्टर बनेंगे तो आपका काम होगा इन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कराना, इन पैसों से अपने राज्य में, अपने ज़िले में डेवलपमेंट लाना, ठीक है। कितना रुपया मिलता है, 2011-12 से प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष, 5 वर्ष में नहीं, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 2.5 करोड़ की 2 किस्तें होती हैं। खास बात जिस पे क्वेश्चन आया है वो ये कि ये निधियां व्यक्तिगत नहीं होती। मतलब यदि 5 करोड़ रुपए किसी सांसद को दिए गए और वो उस वर्ष केवल 3 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया, 2 करोड़ उसके बच गए, तो अगले वर्ष 5 करोड़ तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही 2 करोड़ वो भी, मतलब 7 करोड़ उसके हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब 25 करोड़ उसको मिलते हैं। 25 करोड़ में अगर उसने 10 करोड़ ही खर्चा किया तो ऐसा नहीं होगा कि 15 करोड़ वापस गवर्नमेंट ले ले, नहीं, वो 15 करोड़ उसके पास रहेंगे, आगे के लिए उसमें जुड़ जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे अंतरित कर दिया जाता है, एड ऑन मतलब, ठीक। सांसदों को अपने कोष का न्यूनतम 15% और 7.5%, मतलब 15% खर्च करना होता है अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्र में, और 7.5% करना होता है अनुसूचित जनजातियों के डेवलपमेंट क्षेत्र में। अगर वो जिस सांसदीय के क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर ये देखा जाता है कि वहाँ SC ST कम्युनिटी रहते हैं, तो 15% जो हिस्सा है, ठीक है, वो SC कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, और 7.5% जो हिस्सा है वो ST कम्युनिटी के। खास बात एक और कि सांसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली, मतलब कोई नेशनल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र या राज्य से बाहर है, तो वहाँ 25 लाख रुपए वार्षिक तक वो आवंटित कर सकता है। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी स्टेट में डेवलपमेंट है, या कहें कि किसी MP का जो क्षेत्र है वो उसका सांसदीय क्षेत्र है, वहाँ डेवलपमेंट हो चुका है,
ठीक है। अब उसको लगता है कि नहीं यार, नेशनल लेवल पर हमें राम पथ का निर्माण करवाना है, या हमें फलाने वहाँ पे मस्जिद बनी है तो वहाँ डेवलपमेंट करवाना है, वहाँ गुरुद्वारा बना है, चर्च बना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दूसरे स्टेट वालों को 25 लाख रुपए दे सकता है, ठीक है। बट कहीं पे बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, जैसे केरल में, उड़ीसा में, है ना, या आंध्र प्रदेश में, या मुंबई में, या गुजरात में, तो उसके लिए वो 1 करोड़ रुपए तक कहीं पर भी आवंटित कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को, है ना, कि वायनाड के संदर्भ में उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, एमपी लैड्स को लेकर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं पात्र हैं, तो मनरेगा के साथ इसको एकीकृत किया जा चुका है, और खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको एकीकृत किया जा चुका है। मतलब अगर हमें खेल से संबंधित अवसंरचना का निर्माण करना है, स्टेडियम, ग्राउंड, है ना, उनका डेवलपमेंट करना है, या फिर हमें कोई पोखर, तालाब वगैरह बनवाना है, तो उसके साथ भी हम पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात कि सामाजिक कल्याण में जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटियां होंगी, जो ट्रस्ट होंगे, कम से कम 3 वर्षों तक बुनियादी ढांचे के समर्थन की अनुमति है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशंस होती है कि उन्हीं सोसाइटियों और उन्हीं ट्रस्टों में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जिनमें आपके परिवार का कोई व्यक्ति जुड़ा ना हो। मतलब यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जुड़ा है तो आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब रोक है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। फिर बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसको मत याद करिए, आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों फेमस है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी से होकर गुजरता है। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खास बात चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे हाथियों का एक समूह था, उसने कोदो कदन्न खा लिया तो उससे मौत हो गई। कदन्न को वास्तव में कहा जाता है कि एक ऐसा अनाज या एक ऐसा आहार जिसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने खा लिया, मिलेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को कई बार ना महात्मा बुद्ध से भी जोड़ा जाता है, हालांकि उनको तो शुकर मदो के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार लोग कह देते हैं कदन्न भी उन्होंने खाया था, कई किताबों में मिल जाता है। कहाँ पर है, उमरिया जिले में है, विंध्य पहाड़ियों पर विस्तृत है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बांधवगढ़ के बारे में याद नहीं रखना है। रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिस कारण ये फेमस है। क्लियर हो गई बातें। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पड़ोसी पनपथा अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्लियर। तो मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी ये शामिल है। यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं आप बेसिक रूप में देख सकते हो, ठीक है। याद नहीं रखने, बस एक बार पढ़ लेना कि रीसस जो मकाक हैं वो एमपी में भी पाए जाते हैं। अब दे देगा कि जो रीसस मकाक हैं, मतलब एक तरीके के बंदर की प्रजाति, वो केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हाथियों के बारे में। तो इसमें बेसिक आपको पता हो, वैसे मैं आपको हाथियों को लेकर जो रिजर्वर्स हैं भारत में, उनको मैपिंग की क्लास में कराऊंगा। यहाँ बस फैक्ट याद कर लो, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। सबसे ज़्यादा जो हाथियों की संख्या वो कर्नाटक में है, उसके बाद असम और फिर केरल में। टोटल कितनी है, 29,000 समथिंग, ठीक है, 2017 की जनगणना के आधार पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ये आप मैप देख सकते हो। क्लियर। 2020 में लगभग 30,000 इस्टीमेट लगाया जा रहा है, इसलिए स्टार लगा है, ठीक है। तो हम गणना के हिसाब से ही मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में 6,000 के आसपास, फिर 5,000 के आसपास असम में, 3,000 केरला में, और तमिलनाडु में 2,000, उड़ीसा में 1,000। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, डाटा इसे याद करते हैं, 3,054, 6,049, 5,719, ऐसे मत याद किया करो। डाटा हमेशा मोटा मोटा याद किया करो कि 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें रिकॉल अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज हमारे केवल इतने ही आर्टिकल थे। आज के आर्टिकल्स आपको पसंद आए। आज के आर्टिकल में एमपी लैड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बांधवगढ़ इम्पॉर्टेंट है, हाथियों को लेकर भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही जो मैंने मगरिब बताया वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।
कल 12 नवंबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाती है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी आप मांग सकते हो। और फिर से मैं कह दूं, ये क्लासेज आपकी मंडे टू सैटरडे चलती हैं, इवनिंग में शाम को 6 बजे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ना पता हो, और ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट भी आपकी अलग से बनी हुई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।